जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में बढ़ते बांझपन और शादी से पहले फर्टिलिटी टेस्ट कराने के बढ़ते चलन के बारे में। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो स्वास्थ्य और कह सकते हैं कि सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे, जिस पर अक्सर हमारे समाज में खुलकर बात करने से लोग हिचकिचाते हैं। हम समझेंगे कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, इसके पीछे के चौंकाने वाले आंकड़े क्या कहते हैं और क्यों आज की युवा पीढ़ी शादी जैसे बड़े फैसले से पहले ही इस मुद्दे को लेकर इतनी सजग हो गई है। चलिए इस पूरे मसले की तह तक चलते हैं। चर्चा की शुरुआत एक असल उदाहरण से करते हैं, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। सोचिए एक युवा जोड़ा है, शादी को 5 साल हो चुके हैं और वो परिवार शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसा कि अक्सर होता है, सबसे पहले जांच महिला की होती है। महीनों तक टेस्ट चलते हैं और अंत में पता चलता है कि उनकी सारी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सामान्य हैं। तब जाकर लड़के का टेस्ट होता है, एक सीमेन एनालिसिस, और रिपोर्ट में सामने आता है कि उसका स्पर्म काउंट लगभग ना के बराबर है। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब आगे जांच हुई तो पता चला कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं थी। ये एक जन्मजात समस्या थी जिसे बचपन में ही एक छोटी सी सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। ये केस हमें सीधे इस मुद्दे के दिल में ले आता है। समाज में ये मानकर चला जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो समस्या महिला में ही होगी। ये एक केस स्टडी इस पूरी धारणा की नींव को हिला देती है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे बड़ी और सबसे पुरानी धारणा है जिसे तोड़ने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे स्रोत में दिए गए आंकड़े तो इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनफर्टिलिटी के कुल मामलों में से 40% मामलों के लिए सीधे तौर पर पुरुष जिम्मेदार होते हैं। ये बिल्कुल सही है, और आंकड़ा इससे भी ज्यादा बारीक है। विश्लेषण हमें बताता है कि 40% मामलों में कारण पुरुष होते हैं, 40% में महिलाएं। अच्छा, बराबर जी। और 10% मामलों में दोनों की कुछ न कुछ साझा जिम्मेदारी होती है, और बाकी बचे 10% मामलों के कारण अभी तक अज्ञात हैं, मतलब जिन्हें मेडिकल भाषा में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसका मतलब तो साफ है, महिला और पुरुष लगभग बराबर के जिम्मेदार हैं। तो फिर ये कितना अजीब है कि जब जिम्मेदारी 50-50 की है तो सामाजिक दबाव और जांच का पूरा बोझ लगभग 90% महिलाओं पर डाल दिया जाता है। तो जो जोड़ा हमने शुरू में डिस्कस किया वो असल में उस 40% का हिस्सा थे जहां समस्या पुरुष की थी। निश्चित रूप से, और शायद इसीलिए सालों तक महिला को ही जांच के दायरे में रखा गया होगा। इसीलिए जांच, जागरूकता और इस विषय पर खुली चर्चा तीनों ही दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस बराबरी की जिम्मेदारी को भारत से निकालकर पूरी दुनिया के पैमाने पर देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है ना। स्रोत एक ग्लोबल स्टडी का जिक्र करता है जो वाकई मेरे लिए तो काफी चौंकाने वाली थी। 2022 की एक स्टडी के अनुसार पिछले 45 सालों में, यानी 1973 से 2018 के बीच, दुनिया भर में पुरुषों के स्पर्म काउंट में औसतन 51% की गिरावट आई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चेतावनी है। आधी सदी से भी कम समय में पुरुषों की प्रजनन क्षमता का आधा हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये गिरावट इतनी वास्तविक और चिंताजनक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जो पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के मानक तय करता है, उसे अपने ही नियम बदलने पड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब WHO को अपने ही नियम बदलने पड़े, क्योंकि असलियत इतनी बदल गई है। पहले का मानक क्या था और अब कितना नीचे आ गया है। आप इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए कि जो पैमाना स्वास्थ्य का मानक तय करता है उसे ही नीचे लाना पड़ गया। पहले WHO मानता था कि एक स्वस्थ पुरुष के लिए सामान्य स्पर्म काउंट 40 मिलियन प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। 40 मिलियन, ठीक है। लेकिन अब इस सीमा को घटाकर 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर कर दिया गया है। सिर्फ 15 मिलियन? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। आधे से भी ज्यादा की गिरावट है ये। पर ये गिरावट हो क्यों रही है? क्या स्रोत इसके पीछे की कुछ वजहों पर रोशनी डालता है? हाँ, हालांकि इस पर दुनिया भर में शोध चल रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हमारी बदलती जीवन शैली, पर्यावरण में बढ़ते केमिकल्स और खान पान की आदतों का मिलाजुला परिणाम हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड। बिल्कुल। मोटापा, तनाव और लगातार बैठे रहने वाली जीवन शैली, ये सभी कारक धीरे धीरे हमारे शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा है। तो फिर चिकित्सकीय रूप से पुरुष बांझपन का वास्तव में मतलब क्या है?
जब हम कहते हैं कि किसी पुरुष को फर्टिलिटी की समस्या है, तो इसे जांचा कैसे जाता है? ये सिर्फ स्पर्म काउंट के बारे में है या और भी कुछ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की सामान्य परिभाषा समझना जरूरी है। अगर कोई जोड़ा 1 साल तक नियमित और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता है, ओके, 1 साल का समय। जी, तो उसे इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। यह हमेशा एक जोड़े की समस्या होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। और इसमें पुरुष की भूमिका को कैसे जांचा जाता है? मतलब जब सीमन एनालिसिस होता है तो डॉक्टर रिपोर्ट में क्या देखते हैं? जहां तक पुरुषों की बात है, स्पर्म की क्वालिटी सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 मुख्य पैमानों पर तय होती है। पहला और सबसे मशहूर है काउंट, यानी संख्या। हाँ, सीमन के प्रति मिलीलीटर में स्पर्म की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी सेना में कितने सैनिक हैं, उनकी गिनती? बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ गिनती काफी नहीं है। दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी पैमाना है मोटिलिटी, यानी स्पर्म कितनी तेजी और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारे सैनिक कितने फुर्तीले हैं? क्या वह सही दिशा में मार्च कर रहे हैं या नहीं? एकदम सही एनालॉजी है। और तीसरा पैमाना है मोर्फोलॉजी, यानी उनका आकार और संरचना कैसी है। एक स्वस्थ स्पर्म का आकार और बनावट तय होती है, एक सिर, एक गर्दन और एक पूंछ। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का स्पर्म काउंट भले ही ठीक हो, यानी सेना बड़ी हो, लेकिन अगर उसके सैनिक सुस्त हैं, खराब मोटिलिटी या उनका हथियार ही खराब है, मतलब खराब मोर्फोलॉजी, तो भी जंग जीतना मुश्किल है। आपने पूरी बात को बहुत अच्छे से सार में बता दिया। इनमें से किसी भी एक पैमाने में अगर कोई खास कमी पाई जाती है तो गर्भधारण मुश्किल हो सकता है। इन सभी मेडिकल तथ्यों और वैश्विक आंकड़ों के बीच हमारे स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक बदलाव का जिक्र है। अब पुरुष, खासकर युवा पीढ़ी, शादी से पहले ही चुपचाप अपना फर्टिलिटी टेस्ट करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि हमारे समाज में तो इन विषयों पर बात भी नहीं होती। ये चलन क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई व्यवहारिक और तार्किक कारण हैं, और ये आज की पीढ़ी की सोच को दिखाता है। आज की पीढ़ी ज्यादा सूचित और प्रैक्टिकल है। उनका मानना है कि अगर भविष्य में कोई समस्या आ सकती है तो उसके बारे में पहले से जानना बेहतर है। और शायद ये उस सालों के भावनात्मक और आर्थिक तनाव से भी बचाता है। बिल्कुल, और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। ये महिलाओं पर पड़ने वाले अनावश्यक शारीरिक और मानसिक बोझ को कम करता है। अक्सर होता यह है कि समस्या पुरुष में होती है, लेकिन महिला को सालों तक दर्दनाक और महंगे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जब पुरुष पहले ही अपनी जांच करा लेता है तो वो अपने पार्टनर को इस पूरी प्रक्रिया से बचा सकता है। मैं इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देख सकता हूं, पर क्या इस नए चलन के कुछ अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं? क्या ये एक तरह की नई चिंता को जन्म नहीं दे रहा, जहां युवा शादी के उत्साह से पहले ही एक मेडिकल परफॉर्मेंस के दबाव में आ जाएं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ ये पारदर्शिता लाता है तो दूसरी तरफ ये शादी की बुनियाद को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। पहले रिश्ते आपसी समझ, प्यार और भरोसे पर बनते थे। अब शायद मेडिकल डेटा पॉइंट्स भी एक भूमिका निभाने लगे हैं। लेकिन आप इसे सकारात्मक कैसे देखती हैं? इसे इस तरह भी देखना होगा कि ये रिश्ते में एक नई तरह की ईमानदारी और परिपक्वता भी ला सकता है। अगर कोई समस्या है भी तो जोड़ा मिलकर ये तय कर सकता है कि उन्हें आगे क्या करना है। क्या वे इलाज के लिए तैयार हैं या क्या वे बिना बच्चों के एक साथ खुश रह सकते हैं? ये पहले से पता होना बाद में एक बड़े धोखे या सदमे से बेहतर हो सकता है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? सार ये है कि पुरुष बांझपन एक बढ़ता हुआ स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा है, लेकिन ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। सबसे पहली बात, ये कोई कलंक या शर्म की बात नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। दूसरी बात, ये सिर्फ महिला की नहीं बल्कि एक जोड़े की साझा जिम्मेदारी है। और तीसरी, समय पर जांच और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इसे आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। और इसका समाधान क्या है? कुंजी क्या है? कुंजी 3 शब्दों में है: जागरूकता, संवेदनशीलता और सही जानकारी। जागरूकता यानी ये समझना कि ये समस्या मौजूद है और ये आम है। संवेदनशीलता यानी इस मुद्दे पर बात करते समय एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना।
और सबसे जरूरी सही जानकारी, यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि क्वालिफाइड डॉक्टर और वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करना। आज की इस चर्चा के बाद में एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। जिस वैश्विक स्तर पर हम स्पर्म काउंट में गिरावट देख रहे हैं, 45 सालों में 51%, अगर ये खतरनाक प्रवृत्ति इसी रफ्तार से जारी रही तो भविष्य में इसके दीर्घकालिक जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्राकृतिक गर्भाधान एक दुर्लभ घटना बन जाएगा? और क्या अब वक्त आ गया है कि व्यक्तिगत जागरूकता से आगे बढ़कर इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।